रियल में। ठीक है, तो मैंने एक फर्स्ट स्लाइड ऐड की है ना, इसमें जस्ट इस सेशन के बारे में कि ये जनरल सेशन है और अपने ग्रुप के द्वारा के जरिए ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो शेयर मार्केट फॉर बिगिनिंग, जैसा कि इस सेशन का टाइटल है और टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ओके, सो बिगिनर्स के लिए मैंने इसमें एजेंडा में ये चीज़ें रखी हैं। फर्स्ट इज शेयर मार्केट बेसिक्स, इसके बाद इसमें टर्मिनोलॉजी है, लाइक कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। इसके बाद ट्रेड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या ज़रूरी है ना। एक फोर्थ पॉइंट जो है ना, वो मैं सोच रहा था कुछ इंक्लूड करने के लिए वर्चुअल, बट इंक्लूड नहीं है, बट मैं आपको इंशाल्लाह वर्बली बता दूंगा। और लास्ट में डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो शेयर मार्केट एक प्लेस है जहाँ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। ठीक है, सो लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कंपनीज सेकेंडरी मार्केट में अपने स्टॉक्स को आईपीओ या एफपीओ के जरिए लिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपको मालूम है इन्फोसिस है, टीसीएस है और एमआरएफ है। तो शेयर मार्केट बेसिकली एक जगह है जहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जिस तरह से नॉर्मल मार्केट होता है। कुछ जगह सब्जी। आवाज नहीं है भाई। आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, सही आ रही है आवाज तो। नहीं भाई, सही आ रही है हमको। अच्छा, तो जस्ट लाइक कोई दूसरी चीजों के लिए मार्केट होता है, सब्जी के लिए मार्केट होता है, मंडी गेहूं गल्ले के लिए मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट एक जगह है यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और ये शेयर्स क्या होते हैं कि बेसिकली जब किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है और उन पब्लिक उस पैसे के बदले में कुछ हिस्सेदारी, शेयर मतलब एक हिस्सा होता है, कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक को ऑफर कर देती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी की टोटल वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ यानी कि 100 लाख है। अब उनको उस 1 करोड़ में से उन्होंने 20 लाख जो है वो आईपीओ के थ्रू, मार्केट के थ्रू जो है पब्लिक से लिए हैं एक तरह से। तो उस अमाउंट के बदले में जो पब्लिक से उन्होंने आईपीओ या एफपीओ के थ्रू लिए हैं या अलग अलग तरह के ऑफर के जरिए से लिए हैं, उसके बदले में वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर कर देती है। ठीक है, और उसके बाद जब वो लिस्ट होते हैं तो फिर जो मार्केट में जो जिन लोगों के पास जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं, साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआई, डीआईए जैसे आप सुनते हैं ना, तो वो सारे उन्हीं लिस्टेड शेयर्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो शेयर जो है एक तरह से कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब आप कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, बट कंपनी की जो ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें आपका एक छोटा सा हिस्सा आपका होता है। और लिस्ट होने के बाद हर कंपनी पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको सेबी जैसे सारे बैंक्स हमारे इंडिया में जितने बैंक्स हैं उनके ऊपर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो मॉनिटर करता है। तो एक बार लिस्ट होने के बाद, पब्लिक से पैसा लेने के बाद, हर कंपनी को टाइम टू टाइम अपने सारे इवेंट्स और सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक मैनेजमेंट में चेंज हुआ या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो सारी इंफॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कई लोग, जो लोग शुरू में होता है ना कि जिन लोगों को मालूमात नहीं होती तो वो बोलते हैं कि रिस्की होता है, कभी ऐसा ना हो कि पैसा चला जाए, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट चला जाए, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फंस जाएगा पैसा। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल मार्केट जो है बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि सेबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर निगरानी रखती है, और इस मार्केट के जरिए से जो भी ट्रेडिंग होती है या जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सारा के सारा सेफ होता है। ठीक है,
तो ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है शेयर मार्केट का, ठीक है। सेकेंडली अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो कुछ ये जो जितने भी ट्रेडिंग होती है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है या मिड टर्म के लिए लोग बाय करके होल्ड करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके शेयर्स को रखते हैं, वो सारे के सारे जो है ना, ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, ठीक है। और इंडिया में जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वो NSE है, BSE है और कमोडिटी के लिए MCX है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू शरिया कमोडिटी और करेंसी में ट्रेड करना अलाउड नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन। सो मेनली जब हम मार्केट में डीमेट बनाते हैं तो हम जब ट्रेड करते हैं तो हम या तो NSE से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है। टर्नओवर के डेली टर्नओवर यानी डेली कितने करोड़ रुपए जो बाय और सेल में होते हैं टर्नओवर के लिहाज से और ट्रेड्स के लिहाज से, ठीक है। और इसमें इक्विटीज और डेरिवेटिव्स दोनों होते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि FNO वगैरह, जो कि एज पर शरीयत के अकॉर्डिंग जायज नहीं है, ठीक है। इक्विटीज मतलब जो हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी डिलीवरी में बाय और सेल करते हैं, सो ओके। डेरिवेटिव्स दूसरी चीज है, कॉम्प्लेक्स है और अलाउड भी नहीं है। इसी तरह एक एक्सचेंज है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, ठीक है। जब NSE तो अभी अभी बाद में आया है, सबसे पुराना जो इंडिया में एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो शेयर लिस्टेड है वो BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो NSE में भी अभी तक लिस्टेड नहीं है बट BSE में लिस्टेड है, ठीक है। तो सबसे पुराना है BSE और सबसे ज्यादा लिस्टेड शेयर्स उसमें, सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और इन दोनों की लोकेशन है, ठीक है। इसकी लोकेशन BSE की लोकेशन जो है दलाल स्ट्रीट मुंबई, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारे काम का नहीं है बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज पर्पस मैंने ऐड कर दिया MCX, सो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कमोडिटीज जो होती हैं सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, दूसरी चीजें वो ट्रेड होती हैं, ठीक है। तो मेजरली तीन एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE एंड MCX। सो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जिनमें हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो NSE और BSE की के थ्रू जो है हमारा ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है। ये जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे एंजल है या जीरोधा है या अप स्टॉक्स है, वो क्या करते हैं, वो हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारा ऑर्डर जो है ना NSE और BSE से मैच होता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपीज के प्राइस पे सेल करने के लिए लगा रखा है और किसी दूसरे पर्सन ने उसी प्राइस पर बाय करने के लिए लगा रखा है। तो ये जो प्राइस की मैचिंग जो होती है कि कौन सा किसका शेयर किसको जाएगा, ये मैचिंग जो है NSE और BSE के थ्रू होती है। तो ये जो ट्रेड्स जो है एक्चुअल में जो ट्रेड्स का प्लेसमेंट होता है वो एक्सचेंजेस में होता है। सो NSE या BSE जो भी आप सेलेक्ट करें, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब मेन जो लोगों में जो क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के कई रीजंस हो सकते हैं, कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें मेन वजूहत में से ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कहीं भी रखा है, जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो और उससे और उन फंड्स पर उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रॉफिट मिले, ठीक है, जो कि जिनको रिटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है कि इंसान ये हर एक ये चाहता है कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट है या बैंक में पड़ा हुआ है जो यूज में नहीं है, जिसको हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैंक में ही पड़ा हुआ है, तो उसको वो मार्केट में इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके उससे रिटर्न्स बनाए हैं। सेकेंड, इसमें जो ऑप्शन मैंने ऐड किया है, यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है आपको मालूम है? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। सो एज सोर्सेस के अकॉर्डिंग हर साल 6% 8% महंगाई बढ़ रही है, जो कि जिस हिसाब से महंगाई तो एक कंसिस्टेंट वे में बढ़ रही है, लगातार एक से रफ्तार से बढ़ रही है, बट हमारी अर्निंग जो है और इनकम है वो इतने रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, ठीक है।
तो महंगाई से मुकाबला करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये एक इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। इसके अलावा लोग बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं, पर रेगुलर रिटर्न्स के लिए और शॉर्ट टर्म छोटे से अमाउंट के लिए, छोटे से कैपिटल से अगर करना हो, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको बिजनेस शुरू करना होगा तो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है ज्यादा की जरूरत पड़े। और आपको अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो फिर प्रॉपर्टी भी आपको 1 लाख 2 लाख में तो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉफिटेबल लोकेशन पे प्रॉपर्टी भी आपको 20 30 50 लाख या 1 करोड़ में मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, जिनके पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है, वो छोटे कैपिटल से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके, ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं और कुछ हद तक महंगाई से रिलीफ पा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट सेम है। और इसके अलावा चौथा एक पॉइंट जो है वो ये कि हर आदमी का कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमें अमाउंट की जरूरत नहीं है, मगर हो सकता है कि 10 साल बाद या 15 साल बाद हमें अपने किसी बच्चे के लिए अच्छे कॉलेज में या हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन कराना हो, या किसी की शादी का पर्पस हो, या हमें हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या अभी शॉप रेंटेड हो या मकान रेंटेड हो, हमें खुद का खरीदना हो, तो एक बड़ा अमाउंट हमें कुछ साल के बाद मिल जाए, इसके लिए भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल गोल हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के लिए भी कुछ लोग करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे काफी सारे गोल्स हो सकते हैं। इसी के साथ जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अमाउंट हमने ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ पोर्शन जो है हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। बिकॉज क्यों, इससे ये होता है कि अगर हम सारा के सारा एक ही जगह इन्वेस्ट कर दें और वो पर्टिकुलर असेट जो है प्रॉफिट ना कमा कर दें, तो हमारा सारा का सारा अमाउंट उसमें हमारा एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ अमाउंट जो है उन्होंने कुछ मान लीजिए प्रॉपर्टी में डाल दिया, कुछ में गोल्ड, कुछ का गोल्ड खरीद लिया, कुछ जो है वो अपने पास एज अ बैकअप रख लिया फंड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, कुछ जो है वो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अब अगला सवाल आता है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमेट बनाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ओके। ये एक वर्चुअली डिजिटल वे में हमारे शेयर्स को स्टोर करता है और मार्केट में हमें ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने एप्लीकेशंस बना रखे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे जो भी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। या तो वो एनएसई के थ्रू कंप्लीट होगी वो ट्रेड, या बीएसई के थ्रू कंप्लीट होगी, ठीक है। या तो एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज पर जो सेलिंग और बाइंग होती है उसके लिए ये ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई और शेयर बाय किया और किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग सेल, जी नहीं, चेंज नहीं दिख रहा है, एक ही स्लाइड है। अच्छा, तो 1 मिनट दोबारा मैं शेयर करूँ, मैं ये पीपीटी ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, ऐसा करूंगा भाई, यू कैन डू दिस। फिर ये टेलीग्राम है ना, तो इट्स तो अब क्या होगा कि जिसने बाय किया है उसके अकाउंट में वो जाना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, और जिसने सेल किया है उसके अकाउंट से
डेबिट होना चाहिए। तो इसके लिए मीडिएशन प्रोवाइड करते हैं, ये होते हैं ब्रोकर्स। कॉमनली अगर देखें तो आपको मालूम होगा एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, कुछ बैंक्स भी हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एक्सिस बैंक का है। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनके थ्रू ही जो है बाइंग और सेलिंग जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूट होती है ये। और तो जैसे पिछली स्लाइड ये थी ना, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब स्लाइड चेंज हुई मेरी? न्यू हाँ जी, हो रही है, स्लाइड चेंज हो रही है अभी। तो ब्रोकर्स के जरिए जो है ना जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो भी बाय करना चाहता है या सेल करना चाहता है वो अपने ऑर्डर्स इनके थ्रू प्लेस कर देता है और एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर वो पर्टिकुलर शेयर हमें मिल जाते हैं। जब हम बाय करते हैं तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन जो ब्रोकर्स हैं वो ये हैं, कुछ कार भी है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इंडिया बुल्स भी है, एक इंडिया इन्फोलाइन भी है, एंजल ब्रोकिंग भी है, ना जीरोदा भी है। वो ये जो है कॉमनली ब्रोकर्स हैं। इसके अलावा नए नए भी आजकल मार्केट में कई कंपनीज ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे 5 पैसा है और ग्रो है, ग्रो भी प्रोवाइड करता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स है, ये ब्रोकर्स हैं यूजुअली। और जब हम अपना पैन कार्ड और केवाईसी डिटेल्स अपलोड करके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये हमें आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, और एक ऐप भी, मोबाइल ऐप भी प्रोवाइड करते हैं, वेब प्लेटफॉर्म भी ज्यादातर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके जरिए से हम मार्केट में बाय और सेल करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था कि डीमेट अकाउंट, तो डीमेट उसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। पहले क्या होता था कि ये जो अकाउंट होते थे ये टोटली पेपर वर्क के थ्रू खुलते थे, और शेयर्स भी जो है ना, शेयर्स के सर्टिफिकेट मिलते थे, पेपर फॉर्म में होते थे। बट अब ये डिजिटल हो गए तो डीमैटेरियलाइज्ड हो गए, मतलब इसमें कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा, एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, सो डीमेट अकाउंट जो होता है उसमें जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, उसमें हमारे पैसे स्टोर होते हैं। करेंसी अकाउंट, जो भी करेंसी का अकाउंट होगा, रुपीज का होगा या डॉलर का होगा, तो उसमें हमारी करेंसी में हमारे फंड करेंसी फॉर्म में होते हैं। तो शेयर्स जो स्टोर होते हैं वो डीमेट अकाउंट में होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली हमारे पास पोजीशन में नहीं होते, बट हमारा जो डीमेट क्रिएटेड है उसमें ये ऐड हो जाते हैं जब हम बाय करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट से ये डेबिट या कम हो जाते हैं, रिड्यूस होकर दूसरे अकाउंट में जिसको हमने सेल किया है, जिसने भी सेल किया है, जिसने भी बाय किया है, सॉरी हमने सेल किया है तो किसी दूसरे ने बाय किया है, तो एक्सचेंज के थ्रू जिसके भी अकाउंट में ये गया है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये डीमेट अकाउंट होता है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर्स में, इक्विटीज बोलते हैं या शेयर्स बोले, तो ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा मार्केट में आप सुनते होंगे कई बार मार्केट ऊपर गया नीचे गया तो कुछ इंडेक्सेस होते हैं, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी आईटी है। तो ये कुछ नहीं होते हैं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड इंडेक्स होते हैं। जैसे टॉप आप कह सकते हैं कि टॉप 50 जो स्टॉक्स होते हैं एनएसई के, वो निफ्टी 50 में। ऐसे ही सेंसेक्स हैं, उसमें 30 स्टॉक्स हैं। टॉप 30 जो मार्केट की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब बड़ी बड़ी जो 50 कंपनी है वो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं निफ्टी 50 में है, और सेंसेक्स में 30 कंपनी है। अब इसी तरह निफ्टी 100 है, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी नेक्स्ट भी है, अलग अलग तरह के इंडेक्सेस हैं। सो ये जो इंडेक्स हैं इनको देखकर ये जो है ये भी बढ़ते और घटते हैं, इनका भी डेली बेसिस पे वैल्यू जो है परसेंटेज वाइज घटता है बढ़ता है। तो इनको देखकर मार्केट की एक सिचुएशन मालूम होती है। जैसे हम रोज सुबह सुबह आप देखते होंगे कि भाई निफ्टी आज कैसे खुला, 9 बजे, जैसे 9 बजता है तो निफ्टी किसी पर पुराने दिन की क्लोजिंग वैल्यू से किसी पर्टिकुलर वैल्यू से किसी पर्टिकुलर लेवल पे नीचे या ऊपर खुलती है ना। तो ये इंडेक्स जो है मार्केट का चेहरा होते हैं, मिरर ऑफ द मार्केट। ठीक है, और इससे ये मालूम होता है कि एक किसी पर्टिकुलर दिन में, किसी खास दिन में टॉप जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है। निफ्टी ग्रीन है, ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो 50 कंपनी जो टॉप का 50 कंपनियां हैं
वो अच्छा परफॉर्म करी है उस पर्टिकुलर दिन में। और रेड है तो मतलब निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं उनमें से ज्यादातर कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज में डाउन साइड देखा गया है, या उनके स्टॉक्स को लोगों ने सेल किया है, ठीक है, सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक एवरेज प्राइस के बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, और अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं जैसे मेटल है, केमिकल्स है, आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल्टी है, बैंक है, सो अलग अलग सेक्टर्स के भी अलग अलग इंडेक्स है जिसमें उस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल शेयर्स में से मान लीजिए अगर आईटी का है तो आईटी की जितनी भी कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स उन्होंने बना दिया है, निफ्टी आईटी। जैसे मेटल्स की हैं जो कंपनीज हैं, या केमिकल सेक्टर्स की जो कंपनी है वो निफ्टी केमिकल्स है, ठीक है। तो अलग अलग इस तरह के इंडेक्सेस हैं। तो इंडेक्सेस कुछ नहीं है, बस एक नजर देखकर अंदाजा हो जाता है कि आज किस सेक्टर के शेयर्स में ज्यादा रैली है या अप ट्रेंड में है, किस सेक्टर के शेयर्स ज्यादा बाइंग चल रही है, या किस सेक्टर के शेयर्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है या सेलिंग चल रही है, कौन से सेक्टर आज उठा है, कौन सा सेक्टर डाउन है। इंडेक्स एक सरसरी नजर से हमें एक अंदाजा दे देता है जिसको देखकर हम उस सेक्टर को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को नजर में रखते हुए अपनी ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी अगर आईटी ग्रीन है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आईटी में ट्रेड करने पे फायदा मिलेगा। तो ये एक तरह से थिंकिंग होती है जनरल। तो इंडेक्सेस का सिर्फ यही मतलब है, ठीक है। ये एक मैंने गूगल से वैसे नेट निकाली है, अब कंपनी नहीं है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा ये एक ओवरव्यू था स्टॉक मार्केट का। कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं जैसे कि बुल मार्केट, ठीक है। तो बुल मार्केट हम उस मार्केट को बोलते हैं या एक पर्टिकुलर दिन में जिसमें बाइंग बहुत चल रही है, जिसमें बायर्स ज्यादा हों, लोग शेयर्स को बाय ज्यादा कर रहे हों, और निफ्टी है, सेंसेक्स है, उन इंडेक्सेस में बढ़ोतरी हो, इंक्रीज हो, उनके प्राइसेस में इंक्रीज हो, ठीक है, अपसाइड हो, ग्रीन हो, तो वो हम बुल मार्केट कहलाता है। ये किसी स्टॉक के लिए भी कह सकता है कि किसी स्टॉक में एकदम से बाइंग आ गई, वो दिन भर बाइंग चली, अपर सर्किट में पहुंच गया, तो इन दैट केस भी हम बुल मार्केट टर्म यूज कर सकते हैं। या पर्टिकुलर डे को जिस दिन बायर्स ज्यादा है, निफ्टी ग्रीन है, निफ्टी 1%, 2%, 2.5%, तो बुल मार्केट मतलब जब लोग बाय कर रहे हो, जब बायर्स ज्यादा हो, वो मार्केट बुल मार्केट कहलाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही बियर मार्केट है। बियर मार्केट जैसे कि भालू का आपको मालूम है, छुपा हुआ रहता है, सोता रहता है। सो बियर मार्केट मतलब जब लोग जो है, जब मार्केट में फियर का माहौल हो, डर का माहौल हो कि ऐसा ना हो लॉस में चले जाएं, तो लॉस के डर से लोग अपने शेयर्स को सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके पास भी जो होल्डिंग होती है, इवन प्रॉफिट में होती है या थोड़े लॉस में होती है, तो वो डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से या मार्केट सेंटिमेंट की वजह से सेल कर रहा होता है। तो ऐसा मार्केट जिसमें सेलिंग ज्यादा हो और ज्यादातर इंडेक्सेस या अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज भी डाउन में हो, तो वो हम कह सकते हैं कि बियर मार्केट है, ठीक है। बियर मार्केट मतलब सेलिंग चल रही है, मार्केट डाउन है, डाउन मार्केट को हम कह सकते हैं बियर मार्केट। ओके, ये ट्रेडिंग टर्मिनल का है। यूजुअली जो लोग ब्रोकर्स या बड़े बड़े लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए सेटअप होता है, तो वो ये है। बाकी अलग अलग ऐप्स में अलग अलग तरह से ट्रेडिंग होती है। यूजुअली तरीका एक ही होता है कि आप बाय के लिए ऑर्डर लगा दिए, मार्केट प्राइस पे लगा दीजिए या फिर लिमिट प्राइस पे लगा दीजिए, साथ में जीटीटी या कुछ स्टॉप लॉस हो तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी जो कॉमन वर्ड है वो यूज होते हैं, वो मैं आगे स्लाइड पे ऐड किया, ठीक है। एक होता है डिलीवरी होता है और डे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। सो डिलीवरी जब आप किसी शेयर को होल्ड रखने के लिए बाय करते हैं, तो वो आप डिलीवरी में बाय करते हैं, और ऐसे शेयर को आप जब तक ना चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है डे ट्रेडिंग या इंट्राडे। इंट्राडे अलाउड नहीं है, डे ट्रेडिंग आई थिंक परमिसिबल है कुछ एक्सटेंड, ये एक अलग मसला है, ठीक है। सो डिलीवरी में अगर हम बाय करेंगे तो वो शेयर हमारा जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक रुकेगा नहीं। अगर इंट्राडे में हमने बाय कर लिया तो वो डे क्लोज होते होते शेयर सेल हो जाएगा ना, 3 बजे के बाद 3:15 3:30 तक हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, ठीक है। तो इंट्राडे एज पर शरिया जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की दो चीजें हैं, एक तो डिलीवरी है,
इक्विटी डिलीवरी है या दूसरा इंट्राडे, और डे ट्रेडिंग भी हम डिलीवरी में भी कर सकते हैं, बट प्रेफर ये करना चाहिए कि अगर हमने आज बाय किया है तो T+1 यानी आज के एक दिन बाद जब हमें SMS आ जाए कि ये आपके डीमेट में क्रेडिट हो चुका है, उसके बाद ही हम सेल करें, तो ये तकवे के लिहाज से बेहतर चीज है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं। नेक्स्ट प्राइस। अब जो है स्टॉक के प्राइस के से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि LTP या CMP हम बोलते हैं। सो LTP लास्ट ट्रेडेड या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब इस अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, बाय हुआ है या सेल हुआ है, वो किस प्राइस पर एग्जीक्यूट हुआ है। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि लिंडे इंडिया का सेल शेयर है, उसका आज का क्लोजिंग प्राइस जो है वो 4,500 कुछ था। ठीक है, तो ये होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लेटेस्ट लास्ट जो बाइंग या सेलिंग हुई है, लास्ट जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वो किस प्राइस पे हुआ है, वो होता है LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसको CMP भी बोलते हैं और करेंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस जिस प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी शेयर की ट्रेडिंग या पहला ऑर्डर स्टार्ट एग्जीक्यूट होता है, वो ओपन प्राइस है उसका। ठीक है, इसी तरह क्लोज प्राइस है, जिस प्राइस पर ट्रेडिंग क्लोज हुई किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो क्लोज प्राइस है। जैसे दिन का क्लोजिंग प्राइस माना जाए, अगर कोई स्टॉक आज 1,000 रुपए या 1,050 पर क्लोज हुआ है, तो वो उसका डे का क्लोजिंग प्राइस है। इसी तरह ये अगर हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट देख रहे हैं, 3 घंटे वाला चार्ट देख रहे हैं, 1 घंटे वाला, 2 घंटे वाला, जिस भी टाइम फ्रेम का हम चार्ट देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम पर जो उसकी लास्ट प्राइस है उस टाइम वो क्लोजिंग प्राइस कहलाती है। इसी तरह डे हाई है, डे लो है, किसी पर्टिकुलर दिन पर किसी पर्टिकुलर दिन स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस है, मान लीजिए एक स्टॉक है जिसकी LTP लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मान लीजिए 95 है, हो सकता है उसकी डे हाई जो है 105 हो और डे लो जो है वो 89 या 85 हो। ठीक है, तो डे हाई मतलब दिन का सबसे ऊपरी प्राइस या सबसे महंगा प्राइस जिस पर वो ट्रेड किया गया है, डे लो मतलब दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस या सबसे कम प्राइस जिसमें वो स्टॉक में ट्रेड हुई है। इसी तरह 52 वीक हाई और लो भी होता है। 52 वीक यानी साल भर का हाईएस्ट, वो 52 वीक 52 वीक्स हाई कहलाता है, और लो जो है लोएस्ट जो है वो 52 वीक लो कहलाता है। तो ये जनरल टर्म्स हैं, जो कॉमन अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो प्राइस से रिलेटेड है। इसके अलावा दो चीजें, ऑर्डर एंड ट्रेड। ऑर्डर अगर आपने बाय करने के लिए बिड लगाई है, मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने 105 रुपए के रेट पर 50 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया है, तो जब तक वो आपका ऑर्डर उस प्राइस पर नहीं आएगा, वो बिकेगा या सेल नहीं होगा। तो वो एक चीज होती है ऑर्डर। सेकेंड जो है ट्रेड, है ना। ट्रेड मतलब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ट्रेड कहलाएगा। जब तक ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए हमने लगा रखा है, मगर बायर या सेलर मिला नहीं है, मतलब वो ऑर्डर बिका नहीं है, तब तक वो ऑर्डर कहलाएगा। और जब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बाइंग या सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मार्केट प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, लिमिट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस जैसे हम जब ऑर्डर लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अभी जो मार्केट का प्राइस है उस प्राइस पर हम ले लें या उसी प्राइस पे हम सेल कर दें। तो जब हम मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा ऑर्डर बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के तुरंत हमारा स्टॉक बिक भी जाता है। तो तुरंत के तुरंत खरीदना हो, बाय करना हो तो बाय भी हो जाता है। ठीक है, सेकंड लिमिट प्राइस है। लिमिट प्राइस मान लीजिए किसी स्टॉक का अभी का प्राइस 95 है, मगर हम चाह रहे हैं कि हमें 95 में नहीं बेचना है, हमें 99 में बेचना है। ठीक है, तो जब हम ट्रेडिंग ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आपको मार्केट प्राइस पे बेचना है या लिमिट प्राइस पे बेचना है। अगर हमें लगता है कि ठीक मार्केट प्राइस ओके है, हम काफी प्रॉफिट में हैं, तो हम मार्केट प्राइस में सेल कर देंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा ऊपर प्राइस पर बेचना है या खरीदना है तो थोड़ा और सस्ते में खरीदना है, मान लीजिए 100 का है तो उसे हमें 92 में खरीदना है, तब हम लिमिट वाला ऑर्डर लगाएंगे, लिमिट प्राइस डाल के। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन है। मार्जिन यूज नहीं करते हैं, मार्जिन यूजली एक तरह से उधार होता है जो ट्रेडिंग का डीमेट
हमारा अकाउंट होता है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जैसे एंजल है या जीरोधा है, उससे हम अगर उधार लेंगे तो फिर वो कई कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए की कीमत के स्टॉक्स हैं, तो उस कीमत पे उन स्टॉक्स को एक तरह से गिरवी रख के वो हमें मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग के लिए लोग इंट्राडे के लिए प्रोवाइड करते हैं कई लोग, कई कंपनीज, बट मार्जिन हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये अलाउड नहीं है। इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग है, ये भी इंट्राडे के लिए होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास होल्डिंग में नहीं होते हैं मगर सीधे पहले सेल कर देता है, तो ये शॉर्ट सेलिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब इंट्राडे से रिलेटेड है। स्टॉप लॉस एक चीज होती है ना, जैसे हमने 100 रुपीज का स्टॉक खरीद रखा है, और हमें उम्मीद है कि 110 पे हम इसको सेल कर देंगे, और फिर हमें अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है। जाहिर सी बात है, हम ये नहीं चाहेंगे कि 100 की वैल्यू है तो वो 50 तक चला डाउन जाता रहे और बिके ना, तो हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे कि 100 का हमारा स्टॉक है, 90 रुपीज 90 रुपए से नीचे ये जाए तो सेल हो जाए, क्योंकि हम उससे ज्यादा का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का लॉस हम बियर नहीं कर सकते। तो एक स्टॉप लॉस होता है ना। तो स्टॉप लॉस मतलब उस प्राइस से नीचे आने पे हमारा स्टॉक सेल हो जाए, वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल बेसिस हम खरीदते हैं कोई स्टॉक को, जब हम खरीदते हैं तो एनालाइज करते हैं, या तो हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बाय करेंगे, या फिर टेक्निकल बेसिस पे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम फंडामेंटल देखेंगे, उस कंपनी के बिजनेस की अकाउंट की बैलेंस शीट देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। भाई फॉर एग्जांपल गर्मी का सीजन है अभी, जो एयर कंडीशनर है, जो कूलिंग एलिमेंट्स हैं, जो कूलिंग डिवाइसेस हैं, कूलर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो ये एक फंडामेंटल चीज है ना। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, ईपीएस है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, पी जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बुक वैल्यू। तो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार के बेसिस पे हम बाय करते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाय करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब शॉर्ट टर्म उसका क्या ट्रेंड है, ब्रेकआउट है, या प्राइस एंड एक्शन बेसिस क्या पैटर्न है, उसके बेसिस पे बाय करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के यूजुअली हम एनालिसिस करते हैं, या तो फंडामेंटल या टेक्निकल, ठीक है। अब ये कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने वक्त के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई शेयर लेना चाहते हैं साल 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और उस कंपनी के 2-3 साल के सारे सेल्स का रिकॉर्ड, प्रॉफिट का रिकॉर्ड, रेवेन्यू का रिकॉर्ड, ठीक है, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, ईपीएस है, पीई है, ठीक है, और मार्जिन है, वो सब देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो। और टेक्निकल बेसिस अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे कि स्टॉक किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज से ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, और अभी किस चार्ट कैसा है इसका, प्राइस एक्शन बेसिस कोई पैटर्न है कि नहीं, तो वो टेक्निकल बेसिस पे अगर हमें शॉर्ट टर्म पे लेना हो तो, ठीक है। यहाँ मैं अब ब्रेक लूंगा स्टॉप। अब आप लोगों को, मेंबर्स को जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में बता। 1 मिनट में जरा ये स्क्रीन को बंद कर दूं, वरना ये मुझे चक्कर आने लगेंगे आप लोगों को देखते देखते। 1 मिनट, ठीक है। अब स्क्रीन बंद हो गया मेरा शेयर, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में? स्टॉप लॉस के बारे में बताओ। हाँ अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कई बार जब लोग ग्रुप में पूछते हैं ना, तो कहा जाता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो। उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि हम स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहें। मान लीजिए हमने 100 में एक शेयर लिया हमने 100 रुपीज में, और स्टॉप लॉस लगाया हमने 95 में, और टारगेट लगाया हमने 105 में, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, और हमें लगता है कि अभी अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मतलब स्टॉक का प्राइस और बढ़ेगा।
उस केस में हम क्या करते हैं, जो 95 का हमारा लोअर लिमिट है ना, उसको ले जाके हम 100 पर ले जाएंगे। स्टॉक जैसे मान लीजिए 105 पर पहुंच गया तो हम 100 पर स्टॉप लॉस लगा दिया, 110 पहुंच गया तो 105 पर लगा दिया, 115 पहुंच गया तो 5 पॉइंट फिर बढ़ाकर 115 पे लगा दिया। जिससे क्या होता है कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है ना, हमारे बाइंग प्राइस से जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहे, हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर हम बढ़ाते रहेंगे। तो हम एक तरह से ट्रेल होती है ना, ट्रेल किसको बोलते हैं, ट्रेल बोलते हैं पुश को। एक तरह से ट्रेल प्राइस ऊपर जा रहा है, हम प्राइस को फॉलो करते रहते हैं, हमारे स्टॉप को, स्टॉप लॉस को भी है ना ऊपर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब है कि प्राइस के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ा, जैसे कि हमारा कुछ मिनिमम प्रॉफिट तो सिक्योर हो जाए। ठीक है जीवन भाई, फेस वैल्यू क्या होता है? भाई, फेस वैल्यू जो है ना, जब एक्चुअल में जब कंपनी लिस्ट होती है ना, तो स्टॉक की फेस वैल्यू कम होती है यूजुअली। जैसे इन्फोसिस है मान लीजिए, उस स्टॉक की फेस वैल्यू 5 या 10 है, उस फेस वैल्यू के बेसिस पर ही वो हमको डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रेडिंग वैल्यू होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है वो है, एक फेस वैल्यू है। तो वो फेस वैल्यू जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, डिविडेंड होते हैं, बोनस वगैरह कंपनी देती है, तो वो फेस वैल्यू के बेसिस पे चलता है। ठीक है, और इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट है या ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको भी हम कह सकते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताइए। भाई जीटीटी ऑर्डर है ना, जो आजकल सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अवेलेबल होता है। जीटीटी के जरिए से हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्टॉक खरीद लिया, अब हमारे पास वक्त नहीं है कि दिन भर हम स्टॉक को ट्रैक करते रहें, या दिन भर हम अपने ऐप को खोलकर या कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा रहें। तो हम एक जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करेंगे, जीटीटी टारगेट और स्टॉप लॉस, या तो टारगेट का लगा देंगे या स्टॉप लॉस का लगा देंगे, या टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा देंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अभी के प्राइस के हिसाब से अगर हमको लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है आज दिन में या सेकेंड हाफ में या मार्केट क्लोज होने से पहले पहले तक, तो हम ऊपर के प्राइस पे एक ऑर्डर लगाकर छोड़ देंगे। ठीक है, हमें बेचना है, पर हमें लगता है कि 105 से 110 भी पहुंचेगा, 112 पे पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे, 112 का जीटीटी ऑर्डर लगाया और फिर अपने काम में हम बिजी हो जाएंगे। जब भी उस प्राइस पर आएगा तो अपने आप आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, वो अपने आप उस ऑर्डर का, उस प्राइस का एक ऑर्डर लगा देगा, और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पे आपका स्टॉक जो है उसी प्राइस पे सेल हो जाएगा। ठीक है, भाई और इसमें दो जी जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला तो ये है कि अगर आज हम कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है, डिलीवरी में, तो कल के दिन वो होल्डिंग्स के अंदर T1 पेंडिंग दिखाता है, बट फिर भी वो हमको सेल करने का ऑप्शन देता है, तो वो हम सेल कर सकते हैं शेयर। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन करते हैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का टारगेट, तो वो किस बेसिस पे करना चाहिए, जहाँ पे अगर जो रेसिस्टेंट होता है, अगर सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, तो वेरी नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट होगा वो हम पहला टारगेट सेट कर सकते हैं। बट अगर जो लास्ट रेसिस्टेंट है उसको ही अगर ब्रेकआउट दे दिया, तो उसमें हम टारगेट कैसे सेट करेंगे? स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, और आप अपना खुद का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी लेके चलते हैं। जैसे कई लोग 1:2 लेके चलते हैं, कई लोग 1:1 लेके चलते हैं, कई लोग 2:4, है ना। तो ये तो स्ट्रेटेजी बेसिस, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी के लिहाज से वेरी करेगा। सेकंड ये है कि अगर आपको टारगेट या स्टॉप लॉस देखना है, तो यूजुअली क्या होता है कि जो पहला रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, रेजिस्टेंस या उसके थोड़ा ऊपर हम टारगेट यूजुअली सेट कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, मान लीजिए अभी ये लिंडे इंडिया का स्टॉक है, अभी मैंने कल या परसों देखा था,
और ये 4100 कुछ पर 4190 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। मैंने देखा कि 4200 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है और लास्ट 1 ईयर के बाद ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये 4200 के ऊपर ऑब्वियसली हम अगर हम मान लीजिए अगर मैंने लिंडे में बाइंग करी तो ऑब्वियसली मैं 4200 से ऊपर ही में वो जो लेवल है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस मुझे मिल रहे हैं, उन सारे रेजिस्टेंस कॉमन लेवल पे अगर मुझे मिल रहे हैं तो वो उस लेवल के ऊपर ही मैं अपना टारगेट लगाऊंगा। और अगर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरी बाइंग प्राइस से नीचे मुझे मेरे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मुझे जो नियरेस्ट जो सपोर्ट मिल रहा है ना, नियरेस्ट जो सपोर्ट होगा उस पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ठीक है जी। और वो T1 होल्डिंग अगर दिखाता है होल्डिंग के अंदर T1 में तो सेल कर सकते हैं डिलीवरी में। हाँ, सेल कर सकते हैं, बिल्कुल सेल हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। T1 वो इसलिए दिखाता है कि अभी वो T1 में है, अभी आपके पास डीमेट में क्रेडिट नहीं हुआ है ना, एक्सचेंज की तरफ से जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं हुई एक तरह से। आ तो गया है आपके कब उसमें पोजीशन में, बट ऑफिशियली वो ऑन रिकॉर्ड जो है ना वो आपके पास नहीं है, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। रिजवान भाई हेलो जी जी बोलिए। शॉर्ट टाइम के लिए हमें कैसा पिक करना स्टॉक को? आप भाई रिपीट करेंगे, शुरू के अल्फाज में सुन नहीं पाया आपके। शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए कैसा पिक करना स्टॉक को? भाई स्टॉक के ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस भी है ना, बहुत तरह का होता है। कई तो एक तो ये होता है कि जब हम डीमेट बना लेते हैं, जो ऐप यूज करते हैं उसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लाइक मूविंग एवरेज होता है, RSI होता है, मैकडी होता है ना, बॉलिंजर बैंड होता है और इचिमोकू क्लाउड होता है, बहुत सारे इंडिकेटर बेसिस। तो कई लोग इंडिकेटर बेसिस भी हम पिक कर सकते हैं। कई ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब ये स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में आ गया है या अप ट्रेंड में आ गया है। और इसके अलावा कई लोग चार्ट को देखकर भी ट्रेडिंग करते हैं, पिक कर लेते हैं स्टॉक को। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले जवाब में बताया कि किसी लेवल से ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं या स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा है और बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जा रहा है रिजेक्ट हो रहा है, तो मे भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2-4 अटेम्प्ट के बाद ये चांसेस होंगे कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाएगा और ऐसे स्टॉक में लोग पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से भाई स्टॉक पिक किए जाते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें माशाल्लाह कई स्ट्रेटेजी हमारे एजाज भाई ने और सीनियर एडमिन्स ने डाली हुई है, तो आप थोड़ा सा वक्त फारिग करके आप चैनल में देखिएगा, तो उसमें आपको 2-3 बहुत आसान स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। ठीक है जी जी। स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद कभी क्यों होता है? कई बार होता है कि ब्रेकआउट जो है ना होता तो है पर वॉल्यूम उतना नहीं होता है, ठीक है। तो कई ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्या अचानक से किसी न्यूज बेसिस स्टॉक में ट्रेंड आया और स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर उसका प्राइस गया, बट लोगों ने उसको प्रॉफिट, जो डे ट्रेडिंग वाले होते हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं, सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो सेलिंग के बाद भी जो है ब्रेकआउट लेवल से कभी कभी रिटेस्टिंग लेवल, जैसे आप सुनते हैं ना रिटेस्ट करता है, तो एक लेवल में वापस रिट्रेस कर सकता है। तो ये नॉर्मल है मार्केट के लिहाज से, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस करके लिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा डाउन होने के बाद वापस वो उसमें बाइंग आएगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ बोलिए। हाँ आपकी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ना एकदम नया हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग कभी नहीं किया था, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कर रहा था। बट अभी जब से ग्रुप में जुड़ा हूँ माशाल्लाह धीरे धीरे समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। और शरिया नॉन शरिया के हिसाब से भी समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो माशाल्लाह अभी क्लीन कर लिया है और अभी मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए शुरू कर रहा हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले जीरो से अगर स्टार्ट करना है
तो आप मुझे कैसे स्टार्ट करना रिकमेंड करोगे? कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? अपना कौन से ग्रुप, मतलब अपना कौन सा पहला वीडियो है, क्या है, जरा मुझे आप ब्रीफ कर दोगे प्लीज। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए शुरू करना है ना भाई, तो आप मेनली आप बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करें। अगर आपको, आप अपनी आवाज को म्यूट कर लेंगे भाई? हाँ ठीक, अब ठीक है, शुक्रिया। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहली चीज एज ए बिगिनर किसी को ट्रेडिंग शुरू करना है तो स्ट्रेटेजी पर ना जाए, स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल ना जाए। चार्ट को देखना, कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना, कैंडलस्टिक को रीड करना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना और एक ट्रेंड देखना किस ट्रेंड में। सबसे पहली जो चीज बेसिक होती है वो ट्रेंड देखना है। ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ये मालूम करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। कैंडल क्लोज हो रही है तो वो कोई कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस और उसके बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना और सब किसी स्टॉक प्राइस के सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड करना। ये तीन चीजें, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक चीजें आपको सबसे पहले सीखना चाहिए भाई ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आप इनको आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुरुआत जो बेसिक होती है ना, फाउंडेशन, वो मैं ये सोचता हूँ कि चार्ट देखना आना चाहिए, कैंडल स्टिक्स को पढ़ना आना चाहिए, इसके अलावा ट्रेंड देखना आना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम करना, सबसे बेसिक है। ये आ गया तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह आप कभी भी ट्रेड लेंगे ना तो आप आपके नॉलेज के बेसिस पे थोड़ा कॉन्फिडेंटली ट्रेड लेंगे। कभी भी आप गिरते हुए स्टॉक को, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को कभी भी आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज बताइए। और उसके लिए अपना जो यूट्यूब के चैनल है माशाल्लाह, तो इसमें से कोई वीडियो मुझे हेल्प करेगा इंशाल्लाह? तालिब भाई कोई मौजूद है पे? कोई इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा देख कर, क्योंकि अभी काफी सारे वीडियोस डले हुए हैं उसमें। ऐसे बाय नेम तो मुझे याद नहीं है, पर इंशाल्लाह ऑब्वियसली होगा वो। अदरवाइज मैं ग्रुप में बेसिक जो कैंडलस्टिक से रिलेटेड है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो जो अपना SCSM वाला जो ग्रुप है, ग्रुप यूट्यूब चैनल है, उस पर मिल जाएगा। बराबर, ओके। तो वहाँ पे जो 1 2 3 4 जो वीडियो है उसमें मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसा। अच्छा, ठीक है, चलेगा। मैं आज रात को बैठ कर चालू करता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। भाई मेरा एक सवाल था। जी जी। टेलीग्राम चैनल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी 2-3 हफ्ते से। तो उस बेसिस पे जब भी कोई स्टॉक के बारे में आता है तो मैं लो आ रही है आपकी आवाज, लो आ रही है। जब कोई स्टॉक के बारे में सबसे पहले मालूम होता है चैनल में, तो उसको मैं पहले स्टडी करता हूँ। तो उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जैसे एक स्टॉक के बारे में मैं बोलता हूँ, EKI बोल के एक स्टॉक था। तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड में जा रहा था और सब कुछ ठीक था, उसका चार्ट भी ठीक ठाक लगा, उसका RSI भी चेक किया, वो भी ठीक ठाक था, MACD भी पॉजिटिव था। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद फौरन दूसरे दिन जो है वो एकदम बहुत तेज़ी के साथ गिर गया। तो ये चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे इसको समझ में, ताकि इसको पहले से ही हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। भाई अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक चीज आपको इसकी बहुत सिंपल बताना चाह रहा हूँ। जब एक स्टॉक ऑलरेडी कुछ दिनों में काफी हद तक ऊपर आ चुका है, मान लीजिए 2 दिन या 3 दिन में 20% 15% बढ़ चुका है, ठीक है, और RSI एक इंडिकेटर होता है। आप RSI देख लिया करें, अगर RSI 75-80 के ऊपर है
तो फिर उस स्टॉक में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आइडियली RSI जब 70 के ऊपर है, 75 के ऊपर मान लीजिए 70 या 75 से ऊपर RSI अगर स्टॉक का है तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि RSI मतलब इतने हाई RSI होने के बाद स्टॉक वहां सस्टेन करेगा तो ही वो आगे चलेगा, वरना वहां से गिर जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में हो चुका है उस स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब मान लीजिए जो लोग 3 दिन से लेकर बैठे हैं उसको और 15% या 18% बढ़ चुका है तो वो सेल करेंगे ना, प्रॉफिट बुक करेंगे ना, ट्रेडिंग तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लेकर हमेशा साल 2 साल के लिए बैठे रहेंगे। तो जिन लोगों ने बाय किया है, जो प्रॉफिट में आ गए वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो जब लोगों को दिखता है कि प्राइस थोड़ा डाउन आया है तो हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रॉफिट जो जितना मुझे मिल रहा है उतना तो मिल ही जाए, तो हर आदमी तो फिर क्या करते हैं, रिटेलर्स सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब सेलिंग शुरू कर देते हैं तो एकदम से सब चीज ठीक थी, आपने देखा जब जैसे ही सेलिंग शुरू हुई वो डाउन आने लग जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो मतलब अब ये सेलिंग शुरू होने वाला है, ये कैसे समझें? ये तो मेरा एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि अभी जैसे 21.15% डाउन दिखा रहा है, तो अभी मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि कोई स्टॉक है अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इतना लॉस में बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो है कि मैं सेफ साइड में हूँ, ये ऑटोमेटिक तो सेल होगा नहीं, तो इसको मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। बट उस केस में अगर कोई स्टॉक में ऐसे हम फंस गए हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? कैसे हमको मालूम करना चाहिए कि स्टॉक इससे भी आगे गिरेगा या इसी वक्त में हमको निकल जाना बेहतर है? उसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना है या टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है? कैसे मालूम करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है? आप अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है ना तो शॉर्ट टर्म में अगर गिर भी गया 15-20% तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास है ना ये HPL पावर पड़ा हुआ था, बहुत लॉस में था, पर उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आए और रिजल्ट के बाद भी गिरा हो, पर मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि फंडामेंटली अभी इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ रही है और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहा है, तो बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट देके गया। मेरे पास 105 रुपये से बाइक पे था, उसको मैंने 2-3 बार माशाल्लाह ट्रेड किया। तो अगर स्टॉक किसी नॉर्मल मार्केट सेंटिमेंट की वजह से या सेलिंग की वजह से गिरा है टेम्परेरीली, तो 1-2 दिन 3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वो ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा, ट्रैक पर आ जाएगा। ठीक है, और किसी ऐसी रीजन की वजह से गया है कि मान लीजिए फंडामेंटली कोई नेगेटिव चीज हो गई है ना, कंपनी मान लीजिए ASM फ्रेमवर्क में आ गई है या कंपनी से रिलेटेड की कोई फ्रॉड हुआ है, तो इन दैट केस आपको स्टॉक होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर फंडामेंटली भी अच्छी नहीं है तो उसको आपको निकल जाना चाहिए। और सबसे पहली चीज तो हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है, क्योंकि आए मार्केट में एकदम बहुत ज्यादा डाउन स्टॉक आ जाएगा तो फिर हम उसको कब तक होल्ड करेंगे, हमारा कैपिटल तो फंसा रहेगा ना उसमें। अनलेस फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो, हमें ऐसे स्टॉक को नहीं रखना चाहिए। ओके भैया, जज़ाकल्लाह खैर। भाई आप कौन सा एप्लीकेशन प्रेफर करते हो ट्रेडिंग व्यू देखने के लिए? ट्रेडिंग अकाउंट है और ज़ीरोधा में जो काइट व्यू एप्लीकेशन है मैक्सिमम उसी को देखता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। उसमें ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट अवेलेबल है, उसमें जो चार्ट दिखता है वो ट्रेडिंग व्यू का अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अलग से नया अकाउंट बनाओ, नया विंडो खोलो, तो मैं तो ब्राउजर में काइट खोल लेता हूँ और उसी में एनालिसिस कर लेता हूँ थोड़ी बहुत जो कर पाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है ठीक है उसमें। भाईजान एक और सवाल था कि जैसे मेरा कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का इरादा है, तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो दोनों ही अगर काइट से करते हैं तो उसमें पूरे जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे दिक्कतें हो रही है। तो एक तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए है, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए है, उसको फाइंड आउट करके रखना है। तो उसके लिए क्या अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग करके करना पड़ेगा या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप उसमें ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस ऊपर नीचे होगा बार बार। आपका जो है जो कंपाउंडिंग का आपको
इन्वेस्टमेंट में मेनली हमें जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है वो उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस बार बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बेहतर है कि अलग पोर्टफोलियो रखें, या जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखें उसमें ट्रेड नहीं करें। मैं भी यही करता हूँ। मेरे पास काइट में कम से कम 17-18 स्टॉक ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के, उनमें मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। बाइंग जरूर करता हूँ, सेलिंग कभी नहीं करता हूँ। क्वांटिटी ऐड कर लूंगा बट सेल नहीं करूंगा। तो बेहतर है अलग अलग जगह रखें, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है तो ऐसी कंपनी ढूंढें जो फंडामेंटली अच्छी हो, 3 साल का 5 साल का, जिसका सेल्स अच्छा हो, रिटर्न्स अच्छा हो, आरओई अच्छा हो, आरओसी अच्छा हो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है अच्छा हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हो, ईपीएस ग्रो कर रहा हो, तो ऐसे स्टॉक को चूज करें। Screener.in है और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके जरिए आप ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसमें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाय करते रहिए। मान लीजिए आपको 50 लेना है, कभी आपने 10 अभी ले लिए, कभी 5 ले लिए, कभी 10 ले लिए, कभी ज्यादा टिप में मिला 10 और ले लिए। ऐसे करके आप उसको ऐड करते रहें तो आपको एक आपकी जो एवरेज प्राइस है वो भी आपकी डाउन हो जाएगी और अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए काइट में ही 2 अलग-अलग प्रोफाइल बना सकते हैं क्या? मैं भाई काइट में मेरे ख्याल से नहीं, 2 अलग अलग प्रोफाइल, मतलब स्टॉक तो सेम है ना, होल्डिंग तो सेम है। हाँ, मतलब उसको कैसे करेंगे? अगर ज़ीरोधा में ही करना है, 2 अलग-अलग प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? नहीं, उन स्टॉक्स में सेलिंग नहीं कर रहे ना। जैसे मेरे पास काइट में ही बहुत सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बट मैं काइट में उन स्टॉक्स में सेलिंग कभी नहीं करता हूँ, सेल कभी भी नहीं करता हूँ। ऐड करता रहता हूँ, डिप मिलेगा तो ऐड कर लूंगा बट सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है फिर से मैंने हाई पे बाय कर लिया और फिर सेल किया, बहुत सारा बाय कर लिया फिर बहुत सारा सेल कर दिया, तो एवरेज प्राइस बेकार हो जाएगी। बेहतर है अलग आप एप्लीकेशन यूज कर लें। भैया डिविडेंड पेइंग कौन सा वाला है? भाईजान डिविडेंड पेइंग वाला स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं वैसे? भाई डिविडेंड बहुत सारे स्टॉक्स पे करते हैं, इन्फोसिस है, विप्रो पे करता है, और एलटीटीएस है, एलटीआई है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं डिविडेंड पे करते हैं। तो ये किस स्टेज में पे करते हैं डिविडेंड ये लोग, मतलब थोड़ा इसका आइडिया मिलेगा हमें? भाई ये लोग जो है ना, अपने उनके जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से एक परसेंटेज जो है, मान लीजिए जो प्रॉफिट में उनको कंपनी को जो प्रॉफिट होता है एनुअली, या उसके बेसिस उसमें से कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को एज एन एनकरेजमेंट देते हैं, एक तरह से बोनस देते हैं। और कितना देते हैं ये, इसका आइडिया आप लगाने के लिए आप ये देखिए पिछली बार कितना दिया था। मान लीजिए किसी कंपनी ने पिछली बार 15 रुपए पर शेयर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी प्रॉफिट में रही है आने वाले क्वार्टर में या साल में, तो 15 से ऊपर ही देगी, आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब वो जो अमाउंट डिविडेंड पे में देगी तो वो शेयर में अपने ऐड होगा या उसका अपन को स्टॉक मिलेगा, ये किस में ऐड होगा? और ये ईयरली वाइज मिलता है डिविडेंड या मंथली वाइज मिलता है? एक बार देती है, कुछ कंपनी साल में 2 बार देती है, कुछ कंपनी साल में हर क्वार्टर में क्वार्टरली भी देती है। तो ये कंपनी से कंपनी अलग अलग कंपनी के लिहाज से फर्क होता है इसमें। ठीक है। और ये अपने बैंक अकाउंट में आता है सीधे। रिजवान भाई, वो जो लॉन्ग टर्म आप बताए थे 16-17 स्टॉक, वो आप अपना शेयर कर सकते हैं रिजवान भाई? कुछ शेयर कर दो जी, कुछ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। जैसे एक अपोलो पाइप है मेरे पास जो आजकल चल रहा है, अपोलो ट्यूब्स, जो आज मैं ग्रुप में डाला था किसी ने। ठीक है, मेरे पास वो है। इसके अलावा अपोलो पाइप है, एलटीटीएस है, और आइसमेक है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ शेयर्स डाल दूंगा ना, सारे तो नहीं बट कुछ शेयर इंशाल्लाह डाल दूंगा उसमें ग्रुप में। तो मैं वॉच लिस्ट में रख के मैं टेक के ये कर देता हूँ। थोड़ी खराब हो गई, आपकी समझ नहीं आई। ये कह रहा था कि एक बार लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर है ना, जो डिविडेंड पे करते हैं, उनकी वो लिस्ट आप शेयर कर दो जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बेटर हो हमारे लिए। उसकी वो लिस्ट शेयर कर देना, टॉप 10 या टॉप 15 में। भाई आप अपने पास एक लिस्ट है, वैसे हम उसको अपडेट करके शेयर कर देंगे ना।
ठीक है जनाब। रिजवान भाई एक सवाल था, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं चूज करना बेटर होता है, राइट? मतलब आईटी, फिर आईटी का ले लो, फिर पावर का ले लो, ये सब चीज़ें ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि, और इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी मैटर करता है क्या लॉन्ग टर्म देखना हो तो? असल में हम अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग सेक्टर्स हों, कम से कम सारे के सारे एक ही सेक्टर के स्टॉक ना हो, सारे आईटी के ना हो, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ना हो, सारे केमिकल के ना हो। एक एवरेज लेके चलना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म बना रहा हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि दो स्टॉक्स, मैक्सिमम 2 स्टॉक हो एक सेक्टर से, उससे ज्यादा ना हो। 5 सेक्टर्स चूज करूंगा जो मेरे नजर में अभी एट प्रेजेंट मतलब हाल में या फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाले होंगे, और या अच्छे परफॉर्मेंस की मुझे उम्मीद होगी। वो 5 सेक्टर पिक करूंगा, 5 में से 2 स्टॉक लूंगा। जो टोटल कैपिटल है उसको 10% हर स्टॉक में डालूंगा। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड में पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा, तो वो सिक्योर रहेगा थोड़ा, ठीक है। और सेकेंडली आपने जो मार्केट कैप के बारे में पूछा, उसके मुतालिक में भाई आपके रिस्क लेवल पे डिपेंड करता है। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ये थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। और मार्केट सेंटिमेंट का, क्वार्टरली रिजल्ट्स का इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी और आपकी हिम्मत पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टॉक्स पिक करते हैं। अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो लार्ज कैप चलिए। लार्ज कैप जो है बिल्कुल सेफेस्ट माने जाते हैं, जो कंपनी फंडामेंटली भी ये कंपनीज स्टेबल मानी जाती है। बट स्टॉक के परफॉर्मेंस वाइज मैंने देखा है कि लार्ज कैप बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं देते हैं। मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 75 से 80%, 80% मिड और लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप होंगे। मेरे पास लार्ज कैप का 2 स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में होंगे, तो ये बात तो गनीमत वाली बात होगी, ठीक है। तो मेरे पास तो सारे, मैंने अक्सर बोलता हूँ ना ग्रुप में कि बच्चे पिटाई कर रहे हैं, बच्चों की धुलाई हो रही है तो ये यही होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं। मेरे पास लार्ज कैप नहीं, क्योंकि मैं लार्ज कैप्स को बहुत लेजी और सुस्त रफ्तार से चलने वाला समझता हूँ। और अभी कुछ सालों में हुआ भी ऐसा ही है कि लार्ज कैप्स ने बहुत लेजीली और बहुत नॉर्मल से रिटर्न दिए हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप्स में कई मल्टीबैगर्स बने, कई स्टॉक्स में अच्छे दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके रिस्क लेवल पर भी डिपेंड करता है भाई कि आपको आपका टाइम फ्रेम कितना है। मान लीजिए आपको 1-2 साल में जरूरत पड़ सकती है उस अमाउंट की, तो आप लार्ज कैप में डाल दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं 1-2 साल में नहीं पड़ेगी, 8-10 साल बियर कर लेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है, उसको ग्रो करने में, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप अगर 8-10 साल के लिए छोड़ सकते हैं, 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं, तो मिड कैप में ले लीजिए, या ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नजरिया और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, ठीक है। पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रख सकते हैं मैक्सिमम? आप दोहरा दीजिए। कौन से हो सकता है बताएं तो रिजवान भाई। रिजवान भाई हाँ भाई, रिपीट कर दीजिए मेहरबानी करके। 5 सेक्टर पता है ना, वो 5 सेक्टर का नाम बताओ। भाई आईटी को पकड़ सकते हैं आप, और एनर्जी सेक्टर जो ईवी सेक्टर है, ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं। और इंफ्रा भी अच्छा है। इसके अलावा आप जो है केमिकल सेक्टर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टडी वाला क्वेश्चन है, एकदम से बता नहीं सकता, पर मैं आईटी का और इंफ्रा को अवॉइड करता हूँ। आईटी है और फार्मा भी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स भी अच्छा है, मेटल सेक्टर्स भी थोड़ा अच्छा है। तो थोड़ा ये एक बहुत आसान सवाल नहीं है, ठीक है। आप इसको फाइनल मत समझिए, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मेरा नाम अली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये
सेशन लेने का काफ़ी बेसिक्स फिर से ब्रशअप हो गई है। और मैं बस ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप और माशाल्लाह हमारे जो दूसरे मेंबर्स है, कोर मेंबर जैसा जाहिद भाई, इमरान भाई है, नदीम भाई है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत दे रहे हैं और इंशाल्लाह शायद सबको फ़ायदा हो रहा है। और एजाज भाई तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं तो वो है नहीं कांटेक्ट में। तो आप हमारी साइड से, मेरी साइड से काफ़ी दुआएं बोलिए, इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए और कंट्रीब्यूट करे ग्रुप में और हमारी लर्निंग्स में। जज़ाकल्लाह। इसके लिए आप लोगों की दुआएं हैं जिनकी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, वरना तो आज की लाइफ में बहुत चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल होता है। और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इस तरह दुआओं में याद रखिए। कोशिश करेंगे कि उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हमारे ज़रिए से पहुँचे। वाकई अल्लाह जिसको चाहे ज़रिया बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों का कोई कमाल नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये जो लॉन्ग टर्म की बात की ना, तो उसमें ये सब हम लेंगे शरिया कंप्लाइंस से, फिर वो अगर बीच में नॉन शरिया हो जाता है तो उसके लिए क्या मसला रहेगा? इमरान भाई इसका जवाब आप दीजिएगा। जी आवाज़ आ रही है? नॉन कंप्लाइंट हो गया तो क्या किया जाए? डेज में निकाल देंगे हम। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो पिछले सेशन हुए ना, तो उस हिसाब से मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ। से आ रही है। एक तो ये है कि स्टोकास्टिक वाला जो स्ट्रैटेजी बताया था, उसमें RSI हमें लाइन वाला देखना है या फिर 20 से 80 तक के बीच में देखना है? भाई समझ में नहीं आ रहा मुझे क्लियर। अस्सलाम वालेकुम भाई वो ना आप बैक टेस्ट कर लीजिए, आपको जिसमें रिजल्ट सही मिलेगा उसको आप यूज करिए। जी जी बैक टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए कौन से RSI मतलब आपके लिए वर्क कर रहा है, उस पर फिर आप काम करिए। आप ये एक स्ट्रैटेजी ये बताई थी कि वनडे में हमें देखना है डाउन ट्रेंड, और फिर वहाँ कोई साइन देता है तो हम उसके ब्रेक पे खेल लेंगे, तो उसका स्टॉप लॉस जो साइन वाला होगा उससे नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई क्लियर। एक स्ट्रैटेजी बताई थी वनडे चार्ट पे, सबसे पहले हमें शेयर को देखना है, वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर उसके बाद वो कोई साइन देगा, उसके हाई पे हमें एंट्री करनी है, तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो डोजी की जो आखिर में होगा वही स्टॉप लॉस रहेगा। वो तो डिपेंड करेगा ना भाई कि आप मतलब किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं या फिर कैंडल के बेसिस पे ले रहे हैं। कैंडल के बेसिस पे ले रहे हैं तो डोजी के नीचे लगा दीजिए अपना स्टॉप लॉस। हेलो रफी भाई आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी आ रही होगी। चलिए किसी और के पास सवाल हो तो पूछ लीजिए, वरना हम अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। सर मेरा एक सवाल था, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपन कोई स्टॉक लेते हैं, अगर प्रॉफिट में हो और डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो उसको बुक करना चाहिए, या 2-3 साल का अगर अपना टारगेट है तो वहीं तक रुकना चाहिए उसके लिए? अगर कंपनी हमने जिस रीजन
जिन जिन पैरामीटर्स को देखकर हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट किया, वो पैरामीटर्स में कोई नहीं आई है तो हमें उसको होल्ड कर लेना चाहिए, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल ये है कि जो भी ये आप स्टॉप ट्रेल जीटीटी ऑर्डर इसके ऊपर जो है कुछ वीडियो बनाएं जिससे हमें बेसिक से ही समझ में आए कि ट्रेड कैसे करते हैं। जब आप ट्रेड लेते हो तो कौन से अमाउंट की एंट्री लेते हो, तो उस हिसाब से जो है हमें समझ में आए, और फिर एक लाइव डेमो हमें से वीडियो बना के दिखाएं तो समझ में जल्दी आ जाएगा। वो ये सवाल है कि किस प्राइस पे एंट्री और एग्जिट बनता है, कैसे समझें, तो आई थिंक कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है हमारे पास में। स्ट्रेटेजी नहीं, एक शेयर बाय कैसे करना है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उस पर जीटीटी ऑर्डर वगैरह जो भी होता है वो कैसे क्रिएट करना है, उस बारे में एक बेसिक वीडियो बना के दें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। भैया आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए? एंजल यूज कर रहे हैं, काइट कर रहे हैं? उस एप्लीकेशन के हिसाब से थोड़ा फर्क होता है असल में। एंजल वन यूज कर। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि एक एंजल वन में मैं सैंपल बना कर दे दूं। ठीक है, चैनल में डाल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि चार्ट रीडिंग में जो है आप जब चार्ट हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट हम नहीं दिखता और ब्रेकआउट पॉइंट नहीं दिखता, तो उस बारे में हमें पता नहीं चलता है कि हमें एंट्री कब लेनी है, तो ब्रेकआउट कब होगा, और फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट कब बुक करना है। तो ये सब चीज़ें चार्ट से हमें सीखना है, तो उस बारे में अगर कुछ वीडियो आप बना सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बारे में कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रेटेजी वाइज कि किस कहाँ पर आपको बाइंग करनी है, कितना टारगेट रखना है। इमरान भाई आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में एक वीडियो। मैं मेरा एक क्वेश्चन। जी 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 हाँ जी हजरत जी। जी अभी तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं बस ऐसे ही नदीम सर से वगैरह कुछ ऐसे पूछ के पर्सनली, तो उन्होंने जैसे बताया तो उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो अपने आज आपका ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि मैंने होल्ड किया है, तो में हो और उसमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग हो, ऐसा कुछ सिस्टम आप लोग कुछ बनाए हैं क्या? ये लिखने में बिल्कुल मदद कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी हो, क्वेरी हो। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ इसमें कि प्रीमियम करके कुछ लिखा हुआ आता है टेलीग्राम चैनल्स में, तो मैं सोचा कोई प्रीमियम ग्रुप होगा शायद जिसमें मतलब और बेहतरी से रहबरी होती होगी, तो इसके लिए मैं पूछा था। कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे, पर अपने यहाँ अल्लाह का शुक्र है ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से मसले पैदा होते हैं, बुराई पैदा होती है।
और ये है कि भाई हम सिखा पा रहे हैं थोड़ा सा, वही अल्लाह का करम है। ठीक है, शुक्रिया। तो 11 बजने वाले हैं, हम इस सेशन को यहाँ पर स्टॉप देते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर बात होगी। ठीक है इमरान भाई?